नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आपके लक्ष्य शॉर्ट टर्म के हों या फिर लंबी अवधि के, म्यूचुअल फंड में आप हर तरह के लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश से ज़्यादा मुनाफा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप सही तरीके के फंड्स का चुनाव करें। और सही फंड का चुनाव कैसे करना है, यही हम आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के शो में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। एसटीपी के लिए सोर्स फंड के तौर पर क्या बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड अच्छा विकल्प है? म्यूचुअल फंड में निवेश के दौरान क्या एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट को भी देखना जरूरी है? एक्सआईआरआर और सीएजीआर रिटर्न में क्या है फर्क और क्या होता है एब्सोल्यूट रिटर्न? और फंड नामा में आज हम समझेंगे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड में निवेश की हर बात। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है फिनोलॉजी के सीईओ और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रांजल कामरा। प्रांजल, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू स्वाति, इट्स ऑलवेज एन ऑनर कि मैं शो पे आऊं और इसके जरिए रिटेल निवेशकों की मदद कर सकूं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल अनिल कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते मैडम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे से जी। आप एसटीपी करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट और सूटेबल डेट स्कीम कौन सी रहेगी? मैडम मैं बताऊँ आपको, मैंने एसटीपी काफी कर दिया है। मतलब मैं खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, छोटा मोटा। अच्छा। और मैंने करीब 10-12 हमारी पूरी फैमिली का मैं करता हूँ। मेरा ये जानना है कि एसटीपी में हमेशा ही कहा जाता है कि आप जो है लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड से ही आप सोर्स फंड लो, ऐसा क्यों? मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, पिछले 10 साल का देख लो, 8 साल का देख लो, ये आपके बैंकिंग फंड हुए या और भी फंड हुए वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो क्यों ये कहा जाता है कि नहीं आप शॉर्ट टर्म में ही जाओ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्यों बताइए प्रांजल। बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड क्यों नहीं बोला जाता है एसटीपी के लिए? क्यों हमेशा लिक्विड या फिर शॉर्ट टर्म फंड की बात करते हैं? राइट, नमस्कार सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके लिए हमें ये समझना रहेगा कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये है कि हम एक साथ सारा पैसा इक्विटी के रिस्क पे नहीं लगाना चाहते और इसीलिए उसको हम धीरे धीरे महीने दर महीने लगाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो पैसा हमारे पास है जब तक वो इक्विटी में लग रहा है तब तक वो कोई रिटर्न ना कमाए, तो हम उस पैसे पे भी कुछ पैसा कमाते रहना चाहते हैं, रिटर्न कमाते रहना चाहते हैं और धीरे धीरे करके हर महीने एवरेज आउट करके इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे बेसिक पर्पस ये है कि जो बैलेंस हमारे पास है उस पे हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिले जब तक वो इक्विटी पे नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर उस पैसे पे हमको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए तब तो आपको सारे पैसे को लमसम में इक्विटी में लगा देना चाहिए। पर्पस ये है कि जब तक वो पैसा इक्विटी में एसआईपी में ट्रांसफर नहीं हो रहा तब तक सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिलता रहे। और सेविंग अकाउंट से आपको डबल रिटर्न लिक्विड फंड दे देते हैं, साथ ही साथ वो काफी सेफ भी रहते हैं। तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं कि आपको सेविंग से काफी ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है और आपको जो इक्विटी में एक साथ पूरा रिस्क नहीं लेना था वो चीज भी आपकी बैलेंस आउट हो रही है। वो मंथली बेसिस पे वो आपका पैसा लग रहा है। लेकिन अगर आप बैंकिंग या पीएसयू डेट फंड या ऐसे किसी रिस्कियर फंड में पैसा लगाते हैं तो इसमें बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हो सकता है पिछले कुछ सालों में रिटर्न ज्यादा आया, लेकिन ये कुछ सालों में उल्टा भी हो सकता है क्योंकि इसमें डिफॉल्ट रिस्क होना हो, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से इन फंड्स के रिटर्न अफेक्ट करते हैं। यानी आप अपने पूरे के पूरे पैसे को काफी ज्यादा रिस्क में लगा रहे हैं वो रिटर्न लाने के लिए। तो रिटर्न बिल्कुल लिक्विड फंड से ज्यादा आएगा, लेकिन इक्विटी फंड से ज्यादा नहीं आएगा। और लिक्विड फंड से ज्यादा आप रिस्क भी ले रहे हैं। तो अगर आपको ये रिस्क नहीं लेना है, इसके लिए लिक्विड फंड्स बेटर हैं, और रिस्क लेना है तब तो इक्विटी में ही लगा दीजिए। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो बैंकिंग फंड का है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, इसीलिए लोग लिक्विड फंड की तरफ रहने के लिए सजेस्ट करते हैं ताकि वो सेफ रहे। ओके अनिल जी, क्लैरिटी मिल गई? नहीं, मैं सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि मैंने देखा, मैडम रिकॉर्ड देख लो, आप किसी भी, आप कोई भी रिकॉर्ड देख लो,
कोई भी आप ड्यूरेशन टाइम ले लो आप, ये कभी भी बैंकिंग फंड या मैं बताऊं इवन आप गिल्ड फंड है, ये भी आप देख लो, बल्कि तो कोई भी आप डेट देखो, कभी 10 साल 8 साल 5 साल हर एक में ये रिटर्न ज्यादा ही दिया है। तो जहां तक, हेलो मैडम, हाँ जी, हाँ सुन रहे हैं आपकी बात। जहां तक सवाल रिस्क का है, तो रिस्क तो देखो आपका आपके लिक्विडिटी में भी आ रहा है। आप देखा बेल्टन में क्या हुआ, तो मैं रिस्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ। रिस्क तो दोनों में रहता है, डेट फंड में थोड़ा बहुत रहता ही है। मैं सीधा सवाल है कि जब आप कोई भी रिटर्न देख रहे हो, इवन ये रिस्कियर आप चीज ले लो, तो आपको जो पिछला हम 10 साल 8 साल भी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इट इज मच बेटर देन एनी। अनिल जी एक बात बताएं, हाँ जी, देखिए अभी जैसा कि प्रांजल ने भी कहा कि यहाँ पर इंटरेस्ट रिस्क हमेशा रहता है, यहाँ पर शायद क्रेडिट रिस्क ना रहे लेकिन इंटरेस्ट रिस्क रहता है। अब इंटरेस्ट रेट जो है पिछले कुछ महीनों में उसमें कटौती देखने को मिल रही है, उसका इम्पैक्ट आपको वहाँ पे रिटर्न पे दिख रहा है। और जब अगले इस साल या पिछले के 6 महीने में अगर अच्छा रिटर्न दिखाता है कोई फंड, तो वो ऑटोमेटिकली पीछे के रिटर्न्स पे भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। आप 3 साल 5 साल का रिटर्न देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको बेहतर रिटर्न दिखेगा। कैलकुलेशंस वैसी होती है। अगर अगले 6-8 महीने में ये फंड का खराब परफॉर्मेंस होगा, तो वो इम्पैक्ट आपको 3 साल 5 साल 7 साल के रिटर्न पे भी दिखेगा वापस से। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, बड़े अच्छे सिनेरियो में देख रहे हैं, इसलिए आपको पिछले 10 साल का बड़ा इंटरेस्टिंग रिटर्न दिख रहा है वहाँ पे। नो, मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आज से पिछले 8 साल का मैं दिख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि अब 6 महीने 7 महीने का। और मेरे को 10 लाख, मैंने एक बार 10 लाख रुपए लगा दिया मैंने, मान लीजिए डायरेक्ट इसमें आपका बैंकिंग इशू में, और 10 लाख मैं लगा रहा हूँ 10 साल के लिए, ठीक है। और एक बार तो उसमें हमें तो नहीं लगता मैडम को रिस्क है। रिस्क तो है, बट कंपेरेटिवली हमेशा ये अच्छा रिटर्न दे रहे हैं बैंकिंग की। प्रांजल जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आप जो देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। अब क्योंकि ये फंड ऑन एन एवरेज लिक्विड फंड से ज्यादा रिस्क लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा रिस्की हम स्मॉल कैप फंड्स को मानते हैं, उसके बाद मिड कैप, मल्टी कैप, क्योंकि ये फंड ज्यादा रिस्क खुद को एक्सपोज करते हैं। तो ज्यादा रिस्क लेने का एक अपसाइड ये रहता है कि कई बार आप मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इन द लॉन्ग रन देखेंगे तो बिल्कुल हम देखेंगे कि भारत में लिक्विड फंड्स को आउट परफॉर्म किया है, इन फंड्स में जो आप अवधि बोल रहे हैं उसमें भी। लेकिन हमें यह समझना है कि वो आउट परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा रिस्क लेकर आया। इस बार रिस्क प्ले आउट हुआ तो ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन हर बार ये रिस्क प्ले आउट नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको रिस्क इतना खुद को एक्सपोज करना है, तब आप इस रूट पे क्यों जाते हैं? फिर तो आप इक्विटी पे पैसा लगाइए और डेट फंड से ज्यादा रिटर्न कमाइए। पर्पस यहाँ पे है कि जब तक कि रिस्क को बैलेंस किया जाए, हर महीने एसआईपी को डिवाइड किया जाए, और जो पैसा मेरे पास लमसम पड़ा है उसको मैं लिक्विड फंड्स में लेके उसको रिस्क से एक्सपोज ना करूं। तो यहाँ सेफ्टी प्राइमरी है, इसीलिए एसटीपी चुना जाता है। अगर रिटर्न्स प्राइमरी है तो एसटीपी चुना ही नहीं जाएगा, फिर तो लमसम चुना जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिषेक बताएं, आपको रिटर्न के बारे में जानना है। बहुत अलग अलग तरह के रिटर्न दिखाते हैं म्यूचुअल फंड में। नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते। मेरा सवाल है कि जब कोई म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेट स्टेटमेंट आता है तो उसमें XIRR रिटर्न, CAGR रिटर्न या एब्सोल्यूट रिटर्न रहता है मेंशन, तो ये तीनों में डिफरेंसेस क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, ये अमूमन लोग पूछते नहीं है, लेकिन बताइए तीनों का डिफरेंस, और एक निवेशक किस तरह के निवेश के लिए कौन से रिटर्न को रेफर करे। जी नमस्कार अभिषेक जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए पहले हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और 5 साल बाद वो 2 लाख रुपए हो गए, तो एब्सोल्यूट रिटर्न आपका 5 साल में अगर वो दुगना हुआ तो मान लेंगे 100% हुआ। टाइम पीरियड 5 साल लगा। लेकिन इससे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि पैसा कभी ना कभी तो डबल होगा अगर ठीक से म्यूचुअल फंड में लगाए। तो 10 साल में डबल हो रहा है, 5 साल में डबल हो रहा है, 2 साल में डबल हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से डिसाइड होगा कि वो फंड ने कैसा किया। तो एब्सोल्यूट रिटर्न इसलिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, उसमें तो दिख रहा है पैसा डबल हो गया। अब हमको इसको टाइम अवधि में भी कंसिडर करना है, उसको कंसिडर करता है CAGR। वो ये बोल रहा है कि अगर आपका पैसा 5 साल में डबल हुआ, यानी ऑन एन एवरेज आपको 14, 14.5, 15% पर ईयर का रिटर्न आया, तो CAGR आपको ये समझने में मदद कर रहा है कि ये है इस फंड का परफॉर्मेंस। अब आप बताइए क्या आप 15% के रिटर्न से खुश हैं या नहीं। तो CAGR एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स का म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देखते समय
कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया ये था लमसम इन्वेस्टमेंट, कि आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए, 5 साल बाद वो 2 लाख रुपए हो गए। लेकिन ज्यादातर रिटेल निवेशक SIP करते हैं, और SIP में हम ऐसे CAGR से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर पैसा अलग अलग टाइम अवधि के लिए मार्केट में लगाए। पहली SIP को 5 साल हो गए, 30वीं SIP को 2.5 साल ही हुआ है, तो CAGR नहीं काम करेगा। इसमें काम करता है XIRR, यानी ये आपको बताता है, एक तरह से आपके ये बटे हुए इन्वेस्टमेंट को ये एनुअलाइज कर देता है। ये आपको ये बताता है कि अगर आपने SIP ना की होती, अगर हम अज्यूम कर लें कि ये सारा पैसा आपने एक बार में लगा दिया होता, तो आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना मिल रहा है। यानी अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको अगर दिख रहा है कि आपका XIRR 14% है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये फंड ने मुझे ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये SIPs के लिए CAGR है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट है तो CAGR देखिए, और SIP है तो XIRR देखिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इन तीनों रिटर्न का फ़र्क समझ में आ गया होगा, और जब अगली बार अपना आप पोर्टफोलियो देखेंगे और स्टेटमेंट आएगा तो आप सही तरीके से उसको समझ पाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं फिनोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO प्रांजल कामरा। अगला सवाल लेते हैं। प्रबीर जी ने अपना सवाल ईमेल के ज़रिए भेजा है, और मुझे वाकई मन था कि मैं आपको ये पोर्टफोलियो दिखाऊं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इनके पास करीब 30 फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में, 30 जिसमें 4 कैनरा रोबेको के हैं, DSP के 2, बहुत सारे ICICI के, IDBI के 2, महिंद्रा मोतीलाल ओसवाल के 4, टाटा के 3। मतलब पहले तो आप इस पोर्टफोलियो पे ज़रा अपनी राय दीजिए प्रांजल। इस पोर्टफोलियो को देखकर एक सीख कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए अपने निवेश के साथ। बिल्कुल स्वाति, बहुत दुख हुआ मुझे इनके लिए ये पोर्टफोलियो देख के कि जहां से भी इनको ये गाइडेंस मिला है ये बहुत ही गलत मिला है। 30 के आसपास म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, और इनको ये समझना रहेगा कि बहुत सारे इसमें इंडेक्स फंड्स हैं, बहुत सारे सेक्टर फंड्स हैं, कुछ लार्ज कैप फंड्स भी हैं। ये चाहे 30 फंड ले लें या चाहे 50 ले लें, अल्टीमेटली शेयर्स तो वही हैं। इन सब फंड्स ने उन्हीं शेयर्स में, उन्हीं एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बेसिकली ये अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग फंड को पैसा फीस दिए जा रहे हैं उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करने के लिए जिनमें ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो है। मेरे हिसाब से आपकी कितनी भी डाइवर्सिफाइड, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल नीड्स हो, 4-5 फंड से ज्यादा अगर वो हैं तो मान लीजिए कि आपको गलत सलाह मिल रही है। तो ये तो बहुत ही दुखद है। ओके, इनको पोर्टफोलियो कम, अगर इनसे बात होती तो थोड़ा समझ पाते, लेकिन चले जो सवाल है उनके वो देख लेते हैं। अभी जो इनका पूरा निवेश है करीब 23,60,000 के आसपास का है। जानना चाहते हैं कि मार्च 2024 तक क्या ये 35 लाख जोड़ पाएंगे? जी, देखिए इनका जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर इनको अगले 4 सालों तक 9 से 10% के बीच का रिटर्न मिलता है तो वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। यानी इनका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत एग्रेसिव नहीं है। तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले तो इन्होंने जो सेक्टर फंड, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देख पा रहा हूँ, डिजिटल फंड देख पा रहा हूँ, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, थीमेटिक या सेक्टर फंड्स इनके पास हैं उससे तो इनको बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अपने आप को इतने ज्यादा सेक्टर रिस्क में एक्सपोज करने की इनको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और मैं कहूंगा कि क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो को कर लिया है, तो किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और इसे सिंप्लीफाई करें। ये एक जरूर चीज का ध्यान रखें कि जिन भी फंड में से मैं निकलने का बोल रहा हूं उनमें एग्जिट लोड कैसा लगता है, कितना है, कितने साल तक लगता है, उस चीज का ध्यान रख लें। और अगर एग्जिट लोड ये है कि 2 महीने बाद नहीं लगेगा, 4 महीने बाद नहीं लगेगा, तो उतना पेशेंस रख लें। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलके इसे बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, और इनका गोल कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है। कोई भी अगर ये अच्छा सा इंडेक्स फंड ले लें या लार्ज कैप फंड ले लें
इन्हें मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड की रिस्क की तो जरूरत ही नहीं है। बैलेंस्ड फंड, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड से इनका गोल बिल्कुल आराम से पूरा हो सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। इनका फाइनल क्वेश्चन था, व्हाट डू यू फील दैट माई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लान इन MF FD इज गुड, सेफ एंड सिक्योर्ड? गुड, आपने इक्विटी का रास्ता लिया था, दैट इज अ गुड थिंग। सेफ एंड सिक्योर्ड, किसी अच्छे एडवाइज़र से मिले जैसा प्रांजल ने कहा, और प्लीज़ इसको थोड़ा सा क्लीन कीजिए, तब ये सेफ़ और सिक्योर्ड हो सकता है। अभी ये बहुत ही छितराया हुआ है, इस पर कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, शुभम कुमार जी ने ईमेल के ज़रिए भेजा है। छोटा सा सवाल है, जानना चाहते हैं जब म्यूचुअल फ़ंड ले रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो किस तरह के फ़ंड के लिए AUM पर ध्यान देना ज़रूरी है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो। बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज का ये ध्यान रखिए कि AUM खास करके जब आप मिड कैप फंड ले रहे हैं या स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मिड कैप फंड जो सेबी का रिक्लासिफिकेशन हुआ पिछले साल, उसके लिए मिड कैप का मतलब है कि मार्केट कैप वाइज जो कंपनी 101 से लेके 250th नंबर तक है, यानी देश की 101 से लेके 250th तक की ये जो 150 कंपनियां हैं, इन्हें ही केवल मिड कैप माना गया है। तो अगर एक फंड मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारा AUM आ जाता है, तो उन फंड मैनेजर की मुश्किल ये है कि उन्हें इन्वेस्ट तो ये सारा का सारा पैसा इन्हीं 150 कंपनियों में करना है। और अगर इसको हम जोड़ लें, कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनके कई सारे मिड कैप फंड है, तो सारे 25-30 मिड कैप फंड को इन्हीं 150 कंपनियों में निवेश करना है। यानी फंड मैनेजर के पास अपनी स्किल दिखाने का, अपने टैलेंट से स्टॉक पिक करने का स्कोप ही नहीं है। और ऐसे में अगर AUM ज्यादा आता जा रहा है, तब तो बहुत ज्यादा दुविधा हो जाती है, क्योंकि जो नया पैसा आ रहा है वो मैं कहाँ लगाऊं? इन्हीं 150 स्टॉक्स में वो लग लग के सारे स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं। और एज अ फंड मैनेजर मैं ज्यादा पैसा कैश में भी नहीं रख सकता, वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरे को मजबूरी में उन्हीं महंगे स्टॉक्स को खरीदते रहना पड़ेगा। ऐसे में जब मिड कैप का बबल अगर बर्स्ट होता है तो फंड बहुत अंडर परफॉर्म करेगा। स्मॉल कैप में ये और भी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि सर्किट लगते हैं। तो अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है तो मेरे को कई सारी कंपनियां खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए हैं और स्मॉल कैप की कुछ कंपनी 500 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, तो मैं पूरी कंपनी भी खरीद लूं तो भी मैं अपना पैसा डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में मेरे को बहुत रिस्की बेट्स लेनी पड़ती हैं, और अगर मैं निकलना चाहूं तो इन कंपनियों में सर्किट लग जाता है और मैं चाह के भी निकल नहीं पाता। तो स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियों में तो जरूर अगर AUM लो है उन्हीं कंपनीज को प्रेफर करिए। लार्ज कैप में फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स बड़ा है, वो 100 बड़ी कंपनियों में खूब लिक्विडिटी है। मल्टी कैप, लार्ज कैप फंड्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डेट फंड्स में उल्टा है, अगर AUM बड़ा है ज्यादा फायदेमंद है, दो कारणों से कि इसमें अल्फा जनरेट करना या कहें मार्केट के एवरेज को, रिटर्न को बीट करना मुश्किल होता है। तो एक परसेंटेज पॉइंट का अगर एक्सपेंस कम लग रहा है तो उससे मेरे को रिटर्न्स का फायदा होता है। और जितने बड़ा फंड का AUM है, यूजुअली एक्सपेंसेस उतने कम होते हैं। तो इसलिए डेट फंड्स में बेनिफिशियल है, मिड कैप, स्मॉल कैप में छोटा AUM बेटर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और आज फंडनामा में हम बात करेंगे इक्विटी का एक सेगमेंट, एक कैटेगरी जो हमने छोड़ा हुआ था। अभी तक हमने 9 के ऊपर बात कर ली है। ये आखिरी जो कैटेगरी है वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो पहले तो ये बताइए कि ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, प्रांजल, अलग कैसे है बाकी इक्विटी कैटेगरी की स्कीम से? जी, इसमें मेजर 2 ही डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये कि 80C करके एक इनकम टैक्स का सेक्शन है जो कई सारे टैक्स बेनिफिट देता है लोगों को। तो अगर किसी की भी इनकम आजकल 5 लाख से ज्यादा है सालाना इनकम, तो उनके लिए ये सेक्शन बड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आप 80C वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं तो उस पैसे को आपकी इनकम में से हटा दिया जाता है और उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसके जरिए आप ELSS फंड, या जिनको टैक्स सेविंग फंड्स भी कहते हैं, इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते थे और उस 1.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मान लेगी कि ये आपने कमाए ही नहीं एक तरीके से। तो ये एक फर्क है कि जिनका टैक्स स्लैब 20%, 30% या उससे ज्यादा होता है, वो अगर 1.5 लाख रुपए डाल दें तो वो 30-40 हजार रुपए तक टैक्स अपना बचा लेते हैं। इसलिए उन लोगों में ये काफी अट्रैक्टिव है। इसका एक डाउन साइड ये है
कि जैसे म्यूचुअल फंड, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप, मल्टी कैप, हम जब चाहें खरीदें, जब चाहें बेचें। साल भर तक कई स्कीम्स में एग्जिट लोड लगता है 1%, 1.5% का, लेकिन हम जब चाहें निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। इसमें क्योंकि सरकार आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है, तो सरकार आपसे चाहती है कि आप कम से कम 3 साल तक इस पैसे को लगा के रखें। तो अगर आपने आज पैसा लगाया तो आप अगस्त 2023 तक चाह के भी कुछ भी हो जाए उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि साल 2 साल में जरूरत आ सकती है तो ये स्कीम बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छा खासा सरकार को टैक्स देते हैं 20, 30, 35%, तो ये प्लान्स उनके लिए काफी यूजफुल होते हैं। आपने कहा 3 साल का लॉक इन होता है इसमें, तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जब एसआईपी करते हैं तो लॉक इन कैसे काम करता है, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट में बड़ा आसान है, आज लगाया 3 साल के बाद ही पैसे निकालेंगे, लेकिन उन्हें ये जो फ़र्क होता है एसआईपी में आपकी हर किश्त जो है वो 3 साल के लिए बंद रही है, ये बात उनको समझ में नहीं आती प्रांजल। राइट, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसा हर कोई समझ गया कि लमसम 3 साल बाद निकलेगा, आप अपनी हर एसआईपी को एक लमसम मानिए। जो पैसा आप अगस्त 2020 में डाल रहे हैं वो अगस्त 2023 में निकलेगा, जो आप सितंबर 2020 में डाल रहे हैं वो सितंबर 2023 में निकलेगा। एक तरीके से सरकार हर महीने जो पैसा काटती है उसे एक नया लमसम मानती है, और हर लमसम आप 36 महीनों बाद ही निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग तरीका है समझने का, बहुत ही आसान तरीका। अच्छा ये बताएं, तो इसी वजह से आप क्या सलाह देंगे, आप एसआईपी करो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में या फिर लमसम करना ज़्यादा बेहतर होगा? राइट, तो ज्यादातर रिटेल निवेशकों को, ज्यादातर लोगों को मार्केट टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी ये प्रिडिक्ट करना कि कब मार्केट गिरेगा, कब बढ़ेगा, इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद उनको वो नॉलेज भी नहीं होती। तो अगर आप इस फेयर में नहीं पड़ना चाहते, अगर आप ये टेंशन अपने ऊपर नहीं लेना चाहते कि कब मैं मार्केट गिरने का इंतजार करूं तब मैं पैसा लगाऊंगा, तब तो एसआईपी बेटर है, लॉक इन हो या ना हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, ये भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो आप अपने रिटर्न्स को रिस्क के मुकाबले ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एसआईपी ही ज्यादातर लोगों के लिए सही है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े एडवांस्ड लेवल के इन्वेस्टर हैं, या फिर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये तो एब्सोल्यूट बबल है, यहां से तो मार्केट को गिरना ही है, इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम बोल सकते हैं कि आप लमसम करें या निकालें, ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन 90% लोगों को 90% सर्कमस्टांसेस में एसआईपी ही करना चाहिए। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपके पास पैसे कैसे आ रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, सैलरी आती है, वही आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप एसआईपी कीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको आमदनी आपकी रेगुलर नहीं है, तो जब पैसे आएँ तब आप उसके हिसाब से निवेश करेंगे, तो एक वो भी फैक्टर आप कंसीडर कीजिएगा। तो इसके साथ ही आज हमने इक्विटी कैटेगरी में, जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी होता है उसके अंदर जो 10 अलग अलग कैटेगरी है, हमने उसको 2 हफ्तों में समझ लिया है कि वो कैसे काम करता है। अगले हफ्ते से हम कोशिश करेंगे कि या तो डेट या फिर हाइब्रिड में से देखेंगे किस पे बात करना शुरू करना है। आज बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल सभी सवालों के जवाब देने के लिए और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को बड़े ही आसान शब्दों में समझाने के लिए। थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, प्लेजर। और बस आज फ़िलहाल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल भी हम अपने शो में लें और उसके जवाब हमारे एक्सपर्ट दें, तो अपना सवाल आप हमें ईमेल कीजिएगा। ईमेल कहाँ करेंगे वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। आप व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल जब भी भेजते हैं तो नाम और नंबर लिखना एकदम ना भूलें, ताकि हम आपको कॉल कर सकें, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।